हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, रीनीट हो रहा है, इसका दुख मेरे को भी है, आपको भी है। आपका पेन मैं समझ सकता हूँ। इतने दिन के लिए आप पढ़ाई से दूर रहे हैं, आपने बिंदास तरीके से, आपको अगर सिलेक्शन मिल रहा था तो अच्छे से आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। जो लोग बॉर्डर लाइन पे तो वो टेंशन में है, उनके लिए दोबारा एक मौका मिल रहा है, लेकिन जिनका अच्छा हुआ था उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा। बिल्कुल रीनीट तो होना ही है। अब तो क्या कर सकते, कोई उपाय तो है नहीं। हमें अभी दोबारा पढ़ाई तो चालू करना पड़ेगा, सो दैट हमारा मोमेंटम बना रहे। अभी 10 दिन पढ़ाई से आप दूर थे, तो उस कंडीशन पे हमारा जो भी थोड़ा-सा गैप हो रहा था, उसको अभी दोबारा हमें फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के लिए या फिर मोमेंटम बरकरार रखने के लिए, रीनीट में बढ़िया नंबर लाने के लिए अभी दोबारा बॉर्डर लाइन पे हम नहीं रहने वाले हैं, दोबारा कम नंबर नहीं लेने वाले हैं। नीट 2026 में जो गड़बड़ हमने किया था, वो दोबारा नहीं करेंगे, जिसके लिए फिजिक्स में मैं आपको मदद करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं एक सीरीज़ निकाला हूँ, जिसका नाम है ऑपरेशन रीनीट। इसमें हम लोग बढ़िया तरीके से बढ़िया चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेनली रहेगा आपको क्लास 12 का सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें आपका वन शॉट टाइप का वीडियोस रहने वाला है, जिसमें हम लोग ब्रॉड ट्रिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको रहने वाला है। बढ़िया तरीके से हम इसको करेंगे एंड देन हमारा मार्क्स जो है वो आप हो जाएगा। इवन तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी मैंने आप करा हुआ है यहाँ पे। तो बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे मेहनत करेंगे और हम लोग नीट को फुड़ के आएंगे। तो बच्चों, मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए इसका नोट्स वगैरह, पीडीएफ, अपडेट सारे चीज़ें आपको मिलेगा। इवन तो टेस्ट सीरीज भी मैं कंडक्ट करूंगा, उसके लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक आपको दिया हुआ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये सारे चार्ज का जो भी कहानी हमने यहाँ पे देखा हुआ है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इसका जो नेचर है, दो टाइप का नेचर होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। इसके बाद आप ध्यान से, ये क्वांटाइज्ड होता है, कंजर्व्ड होता है, एडिटिव भी होता है। अब यहाँ पे जो है और भी चीजें आपको जानना जरूरी है कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग जानते हैं कोई भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, n इंटू ई। एन इज एन इंटीजर। इसका यूनिट जो होता है चार्ज का वो क्या होता है, कूलम होता है। अगर सीरियस यूनिट का बात करा जाए तो इसमें हम लोग देख सकते हैं स्टेट कूलम, जिसको हम लोग बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब बात यहाँ पे होता है, ये चीज आपके दिमाग में रखना है, क्योंकि यूनिट बहुत बेहतरीन तरीके से जानना जरूरी है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कूलम्ब्स लॉ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर कूलम्ब्स लॉ अगर देखें तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या होता है, वैक्यूम होता है। और उस वैक्यूम में जब हम यहाँ पे देखते हैं, दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 हो गया, Q2 हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपने देखा है R है। तो दोनों इक्वल फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाया जाता है। इसमें जो फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0, या फिर ये देख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। K का जो वैल्यू होता है 1/4πε0, इसका वैल्यू जो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू जो होगा वो 8.85 × 10⁻12, ये यूनिट आप देख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होने वाला है। अब अगर इस स्पेस में हमने कोई मीडियम डाल दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर होगा, तो उस कंडीशन पे ये जो कूलम्ब्स फोर्स आ रहा था वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला। तो इस कंडीशन पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो एफ प्राइम होगा वो इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। तो ये जो पार्ट है, यहाँ से ये पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये फोर्स हो जाता है, कूलम्ब्स फोर्स होगा जब वैक्यूम में होगा उस कंडीशन पे। और ये आप देख सकते हैं F डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। मींस आप देख सकते हैं, अगर इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर किसी मीडियम में अगर ये पूरा सिस्टम को हम रख देते हैं, तो उस कंडीशन पे फोर्स जो है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो रिड्यूस होता है एप्सिलॉन आर टाइम्स। अब बात यहाँ पे क्या होता है कि ये एप्सिलॉन जो है वो, एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या हो गया आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसके साथ अगर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम मिल जाता है। तो ये दिमाग में आपको रखना है, और इसका जो वैल्यू है वो आप जानते हैं। और इसको कभी कभी ना के से भी डिफाइन किया जाता है, जिसको हम लोग कैपेसिटेंस में पढ़ते हैं के, और इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जान सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सुपरपोजिशन ऑफ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मींस आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों ओर बहुत सारे चार्जेस होंगे, वो क्या करेगा, एक दूसरे पे फोर्स लगना चालू हो जाएगा। जैसे कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस वाले में फोर्स इस डायरेक्शन पे, इसको रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, इस डायरेक्शन पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इसको रिपल्सिव, ये इसको रिपल्सिव, मतलब सारे के सारे फोर्सेस यहाँ पे पॉजिटिव अगर है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और फोर्स हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सब का समेशन जो होने वाला है वो वेक्टर समेशन होने वाला है बच्चों। तो नेट फोर्स का वैल्यू जो है ये है
force on one charge is never affected by the presence of other charges। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं, आपके पास ऐसे एक चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा F1 ड्यू टू 2, ये थर्ड चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हो ना हो इसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, लेकिन नेट चार्ज में आएगा, बट इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं करने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये एक रीजन होता है जो चार्ज पार्टिकल के चारों की ओर, जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आ जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, सो हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे। इसका यूनिट भी हम जानते हैं न्यूटन पर कूलम होता है, डायमेंशनल फार्मूला भी आपको यहाँ पे गिवन है। ये सारी चीजें आपको देखना जरूरी है, डायमेंशनल फार्मूला वगैरह नीट में ये आते रहता है यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर से। ठीक है जी भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नल पॉइंट अपन कैसे निकालते हैं, नल पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। मान लीजिए ये वाला हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, तो जब दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों लाइक चार्जेस होंगे। इन लाइक चार्जेस के बीच में यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो सकता है। और अगर दो लाइक चार्जेस है, दो अनलाइक चार्जेस है, तो इनके बीच में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे Q1 एंड Q2 दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों को ऐसे रखे हुए। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। इस वाले कंडीशन पे हम लोग लाइक चार्जेस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। और वो Q1 से कितना डिस्टेंस पे है, हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाइड बाई R, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q1 Q2। Q1 जो है वो बड़ा वाले चार्ज है, आप समझ लेना, और इसी से हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं। लेकिन एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नल पॉइंट हमेशा नियर टू स्मॉलर वन होता है। अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो इनका जो नल पॉइंट होगा ये आउटसाइड में होगा, और लाइक चार्जेस में ये इनसाइड में हो रहा है, ये अनलाइक चार्जेस में आउटसाइड में होता है, बट नियर टू स्मॉलर वन। तो इसका भी वैल्यू यहाँ पे वही आने वाला है, बट इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है। दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं, लाइक वाले में पॉजिटिव आएगा और अनलाइक वाले में नेगेटिव आने वाला है। अगर यहाँ पे अनलाइक ये पॉजिटिव है निगेटिव है, या फिर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सीन ऐसा है। यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसके दिमाग में आप चीज को रखिएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये कभी कभी आपको जरूरत पड़ता है, कभी कभी आपको ये पूछ लेता है, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, हमें इक्विलिब्रियम निकालना पड़ता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, इन 3 चार्जेस में इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जहाँ पे नल पॉइंट होगा वहीं पे ये इक्विलिब्रियम होने वाला है। वही चीज हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, इसका जो फोर्स है, ये वाला इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये वाला इसको ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ड्यू टू 2, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू 1। अगर दोनों पॉजिटिव है, ये एक्स का डिस्टेंस निकालना है, मींस दोनों फोर्स का वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, पोजीशन आपको आराम से मिलने वाला है। इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी आप निकाल सकते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड इन दोनों के फोर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फोर्स, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है ना, तो इसका फोर्स इधर वाला, ये जो भी फोर्स लगा रहा है उसको, और ये भी जितना फोर्स लगा रहा है वो दोनों क्या कर लीजिए, आप इक्वेट कर लीजिए, फिर आपको यहाँ पे क्यू का वैल्यू आ जाएगा। अगर फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। तो आया कैसे, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये नल पॉइंट पे ये आपको यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वेट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि आपके पास अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये तो लीनियर था, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे बीच में कैपिटल क्यू दिया हुआ है। तो ये जो कैपिटल क्यू, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होना चाहिए, आप यहाँ से इसको नेट फोर्स का वैल्यू इक्वेट करके आप लिख सकते हैं, ये ऐसे फोर्स आ रहा है, ये ऐसे फोर्स आ रहा है, ये ऐसे फोर्स आ रहा है, तो ये फोर्स इक्वेट कर लीजिएगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नेट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए मेरे बच्चों। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायर सिस्टम अगर होगा तो स्क्वायर सिस्टम में ये वाला आता है, बट ये आप देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, दिमाग में भी रख सकते हैं ये सारे चीजें, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम का बात किया जाए, क्यू का वैल्यू आपको निकालना जाए, तो ये वाले पॉइंट पे देख लीजिए इसका नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इसके वजह से इधर फोर्स आ रहा होगा, इसके वजह से इधर फोर्स आ रहा होगा, इसके वजह से इधर फोर्स आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये वाले जो है उसके वजह से भी यहाँ पे फोर्स आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, इसका नेट होने के लिए ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होना चाहिए, सो दैट ये इसको इधर अट्रैक्ट कर ले। तो इन तीनों का जो फोर्स होगा, इसका रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए, और रिजल्टेंट अगर बराबर कर देंगे देन कैपिटल क्यू का वैल्यू आपको अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें चार्ज का वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, इक्विलिब्रियम जो सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम होता है, मान लीजिए आपके पास ऐसे एक सीलिंग है, और इस सीलिंग में आपने क्या करा, दो थ्रेड में यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया।
सो यहाँ पे आपने क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्यू रखा हुआ है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। सो यहाँ पे एफ ई लगेगा, यहाँ पे भी एफ ई लगेगा, इसका मास होगा एम जी नीचे लगेगा, यहाँ पे भी इसका मास एम जी नीचे लगेगा। अब ये दोनों ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, जैसे कि ऐसे था तो ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ऐसे सेपरेट हो गया, यहाँ पे एक पेंडुलम है, यहाँ पे पेंडुलम है कि नहीं। सो इस कंडीशन पे दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आपको मिलने वाला ऑब्वियसली। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे थीटा है, ये आधा एंगल थीटा है, दूसरा आधा एंगल थीटा है, तो अब इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एल साइन थीटा होने वाला है, इधर वाला डिस्टेंस भी एल साइन थीटा, दैट मीन्स यहाँ पे बन जाएगा आपको 2l साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पे आपको अगर टेन थीटा निकालने का बात किया जाए, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एफ ई जो है वो, और यहाँ पे एम जी, दोनों के बीच का रिजल्टेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इधर से रिजल्टेंट जा रहा होगा, ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस बात है ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला दिस फोर्स, ये वाला फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिवाइडेड बाई एम जी कर दीजिए, देन यू विल गेट टेन थीटा, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए टेंशन का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा, यहाँ पे आपने वेट देखा, ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वही रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे बोल सकते हैं वही रिजल्टेंट फोर्स इस टेंशन के बराबर होगा। तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तब हम ये बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। जैसे आपको टेन थीटा पूछे तो आप टेन थीटा निकाल सकते हैं, टेंशन पूछे आप टेंशन निकाल सकते हैं, या कभी कभी आपको इसका एंगल दे देता है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का भी वैल्यू पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, जैसा मर्जी वैसे पूछ सकता है, आप इसको कर सकते हैं। एफ ई का जो वैल्यू है वो सिंपल अपन निकालने के लिए देख ले, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे आर का स्क्वायर। सो इस आर का जो वैल्यू है वो ये वाला है, दिस इज योर आर। आर का वैल्यू क्या होगा, फिलहाल इस केस में हम देखेंगे 2l sin थीटा, थीटा दिया हुआ है तो उस कंडीशन पे आप इसको बढ़िया है आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस सिस्टम को, ये तो ग्रेविटी है बट ग्रेविटी फ्री स्पेस, या फिर आप बोल सकते हैं जहां पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट में अगर इसको लेके चले जाए तो यहाँ पे ग्रेविटी तो होता नहीं है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को इतना रिपल्शन करेगा, ये सीधा उठ के यहाँ पहुंच जाएगा, दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं ये पेंडुलम है तो ये ऐसे सीधा ऐसे चला जाएगा। तो इधर एक फोर्स, इधर फोर्स लगा रहा है ये वाला, इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये ऐसे सीधा लाइन हो जाएगा, दैट मीन्स 180 डिग्री होने वाला है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये एक पेंडुलम हो जाएगा, दूसरा पेंडुलम इधर हो जाएगा, ये आपका फिक्स्ड है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो ऑब्वियस बात है 180 डिग्री हो जाएगा, और लेंथ जो है वो ये है। इस कंडीशन पे आपको क्या पूछ लेता है कि टेंशन निकालो भाई। सो ये फोर्स इसको इधर लगाएगा, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला फोर्स एफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बोल सकते हैं टेंशन। सो टेंशन इज इक्वल टू एफ ई, तो यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l, ये वाला 4l स्क्वायर, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू कितना हो रहा है 2l हो रहा है, और यहाँ पे आपको ये कितना मिलने वाला है 4l का स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपका क्या हो गया, जब हम लोग इसको किसी भी पेंडुलम सिस्टम में रखेंगे या सस्पेंडेड सिस्टम रखेंगे तब ये कहानी आपको बनने वाला है। ठीक है जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के लिए देख सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड कैसे होगा, ये हमारे लिए एक चार्ज रॉड है, इसका जो लेमडा है इतना लेमडा कूलम पर मीटर आपको दिख रहा होता है, इसका लेंथ इतना है, यहाँ से ये डिस्टेंस आप देखेंगे ये आर डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो के लेमडा डिवाइडेड बाई 1/r माइनस 1/l प्लस आर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके, आप इसको दिखाना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे डी क्यू ले लीजिए और डी क्यू का जो वैल्यू है वो लेमडा इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो ये डी क्यू हो गया। इस पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये वाला हमारे लिए रॉड है, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। सो अब बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज पार्टिकल हो गया, यहाँ पे आपने देखना है ये थीटा 1 ले लेते हैं, ये थीटा 1 हटा देते हैं, यहाँ पे आपने थीटा 2 ले लिए है कि नहीं। सो अब यहाँ पे दो कहानी है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे ई परपेंडिकुलर, यहाँ पे ई पैरेलल, दोनों एंगल अलग अलग हो सकते हैं, जिसके वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और नीचे वाला जो पैरेलल होगा वो के लेमडा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस साइन कॉस थीटा 1। तो ये दोनों चीज हम यहाँ पे देखें, लेकिन हमारे लिए मेनली नीट में ये पार्ट से ज्यादा आपको पूछेगा इसका इनफाइनाइट अगर हो जाए, सेमी इनफाइनाइट हो जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए, तो ये सारे कहानी आपको उस टाइम समझ में आना पड़ेगा बच्चों। आगे बढ़े, देखिए
यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ये लिख सकते हैं आप। यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, ये हमने देखा हुआ है, इसका भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दैट मींस 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। इसमें सेमी इनफाइनाइट मींस एक में इधर वाला आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री और नीचे वाला 0 हो जाएगा। सो पैरेलल वाला तो आपको यहाँ पे बचेगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, और परपेंडिकुलर वाला भी बचेगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ये दिमाग में रखना है। बट ये जो पार्ट है इस वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला बेटा। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखिए यहाँ पे आपके पास एक रॉड है, ये सीधा रॉड है, इसके सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होगा, तो ये जो भी एंगल्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा ये थीटा, यहाँ पे भी ये थीटा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा हो जाएगा। ये कहाँ से आया सर, इसका मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जो एंगल्स हमने यहाँ पे लिया, ये पैरेलल वाला तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, ये बनेगा कैसे। सो आप लिख सकते हैं के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये तो बराबर हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो 2 आ जाएगा इसमें, इस चीज को आपने देखना ही देखना है। बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज या फिर सर्कुलर रिंग का बात करें तो क्या होगा। अगर हम लोग सर्कुलर रिंग का सेंटर में देखेंगे तो वो 0 होता है, क्योंकि ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज आपने देखा। तो इसके लिए इधर हो जाएगा, 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 एक दूसरे को ये क्या कर देगा, नॉलिफाई कर देगा, देन बिकम 0। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अगर इसके एक्सियल पॉइंट पे देखें, ये डिस्टेंस आपने क्या लिया हुआ है, x लिए हुए, यहाँ पे डिस्टेंस आपने क्या लिया हुआ है, r लिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आपने देखा q है। सो एट पॉइंट p, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑन द एक्सिस डिस्टेंस जो है वो x है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट आप ये देखिए k q x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2। पोटेंशियल देखेंगे तो ये भी आएगा बाद में, पोटेंशियल में आपको दिखेगा k q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हाफ। ये बिल्कुल समझ में आना है। अब ये जो वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताने वाला हूं। इस वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0, इसके हिसाब से आप दूर बहुत दूर जाते हैं तो उस कंडीशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0। तो बीच में कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम होने वाला है, और वो मैक्सिमम कब होने वाला है, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ रहा है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो क्या हो जाएगा आपके लिए 0 कर दीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने देखा, और उसके वजह से आपको जो वैल्यू आने वाला है वो यहां से यहां तक, एंड दैट वैल्यू इज r डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी r डिवाइडेड बाई 2, इधर है ये इसीलिए माइनस आ रहा है, इधर है ये इसीलिए ये प्लस आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात करना होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वर्क डन एंड टू इंटीग्रेट द चार्ज सिस्टम, यहाँ पे 2 पार्टिकल अगर आपके पास है, मान लीजिए 2 चार्ज पार्टिकल है आपके पास है, Q1 हो गया 2 Q2 हो गया, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, सिस्टम बनाने में जो एनर्जी खर्च होने वाला है, उस सिस्टम में एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा U इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। इसमें अब इसको कैलकुलेट करिएगा विथ साइन, साइन बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स ये रिपल्सिव नेचर का है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप बोल सकते हैं ये अट्रैक्टिव नेचर का है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास n पार्टिकल्स नहीं, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है, तो उस कंडीशन पे हमारा जो भी यहाँ पे आने वाला है के Q1 Q2 मीन्स 3 पार्टिकल यहाँ 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 भी हो सकता है। तो ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, यहाँ पे Q3 हो गया। तो Q1 एंड Q2 के बीच में जो ये डिस्टेंस आएगा R12, 2 3 के बीच में ये डिस्टेंस आने वाला है, 3 1 के बीच में ये डिस्टेंस आने वाला है। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो 3 होगा, इन तीनों का अलग अलग इंटरेक्शन एनर्जी जो है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टोटल एनर्जी आता है वो क्या होता है, एक्चुअली सेल्फ एनर्जी प्लस म्यूचुअल इंटरेक्शन मींस इंटरेक्शन एनर्जी आप बोल सकते हैं। सेल्फ एनर्जी क्या है उसको यहाँ पे तो हम नहीं बताते हैं, पढ़ते नहीं है, वो आपको मेनली चार्ज स्फीयर के लिए होता है, होलो स्फीयर बोलो या फिर सॉलिड स्फीयर बोलो, उन दोनों के लिए मेनली यहाँ पे आएगा। वैसे भी हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V देखते हैं, तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट चार्ज। ये आपको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे वही है। सो यहाँ पे देखिए U डिवाइडेड बाई Q या फिर W डिवाइडेड बाई Q।
इसका एक और रिलेशन है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर होगा। ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है, दिमाग में चीज को रखना है। अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए देखूं तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। मान लीजिए आपके पास ऐसे पॉइंट चार्ज है, इस डिस्टेंस पे आप निकालना चाहते हैं इसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बेटा। सो सिंपल सिंपल बात है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। एक चीज मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं आएगा। सो यहाँ पे साइन आपको जो क्यू पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगाइए, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगा दीजिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि अगर मैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल लिखूं तो क्या होने वाला है। सो अगर 3D है, ध्यान से, अगर ये 3D होता है तो उस कंडीशन पे आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो माइनस डबा वी अपन डबा एक्स, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अब अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई एंड जेड को कांस्टेंट मान के आप आगे बढ़ना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन of v with respect to x keeping y and z constant। मींस जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल का एक वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपके लिए, इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट हमारे लिए आना आता है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। यह हमने देखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपको एनर्जी डेंसिटी गिवन होता है तो एक पर्टिकुलर बॉडी दे दिया मान लो, तो उसमें उस बॉडी में कितना एनर्जी होगा आप कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम आप लगा दीजिए, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन विल गेट एनर्जी, टोटल एनर्जी। बिल्कुल समझ में आ गया। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डाइपोल के बारे में बात करते हैं। डाइपोल क्या होता है वो हम जानते हैं, एक सिस्टम है जिसमें इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्ज होते हैं, दोनों सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू एल। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा हुआ है, क्यू इंटू डी। अब आप देख सकते हैं डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव होने वाला है, और यहाँ पे ये मान लीजिए निगेटिव है, ये हो गया पॉजिटिव है। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो क्या होने वाला है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे यहाँ पे फोर्स लगने वाला है, ऑब्वियस। यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन पे फोर्स लगने वाला है। तो नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमेशा जीरो होगा। ये आप देखिए, फोर्स, नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो अगर आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फोर्स जीरो हो गया। लेकिन और भी कुछ कहानी है। तो फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो वो तो समझ में आता है, ये फोर्स क्या करेगा, इसको ऐसे घुमा देगा। मींस ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे घुमा दिया तो ये घुमाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो इस सेंस में ये घूम गया, तो टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है। फिलहाल इस डायरेक्शन पे देखा जाए तो टॉर्क का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, और ये जो वैल्यू होगा टॉर्क का ये होता है टाउ इज इक्वल टू टी क्रॉस ई। ये वेक्टर फॉर्म पे होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट ये दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है वर्क डन। देखिए यहाँ पे वर्क डन अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी ओरिएंटेशन में अगर जीरो से यहाँ तक लेके जाते हैं या थीटा से लेके ये इस पॉइंट पर लेके चले जाते हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों को माइनस करेंगे तब आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, और माइनस पी डॉट ये हो गया आपके लिए डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्या लिखते हैं, पी ई कॉस थीटा, ऑब्वियस बात है। अब जरा सोचो, एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन में इसको ले जाना है ना, एक थीटा 1 से थीटा 2 में ले जाना है। तो उस कंडीशन पे आप देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर देखा जाए, सो नेट वर्क डन या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में लिख देता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, यहाँ पे नहीं, हर चैप्टर में ये पढ़ते हैं। कहीं पे भी आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आता है तो हम इसको ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो इन आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी आएगा कहाँ से, सर ये वाले पॉइंट से आएगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ जी। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे इस चीज को, अगर हम इक्विलिब्रियम में होता है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या क्या होने वाला है वो चीज देख लेते हैं। अगर
थीटा का वैल्यू जीरो होता है। अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे देखिए मिनिमम माइनस पीई होने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस पीई हो जाएगा। तो अब बोल सकते हैं पी एंड ई दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स लगेगा, इसमें यहाँ फोर्स लगेगा, कोई रोटेशन वोटेशन कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इसको डिस्प्लेस करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनली इसी पोजीशन पे आपको आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर अनस्टेबल का बात किया जाए, सो अनस्टेबल में आप देखिए ये अनस्टेबल है, इस अनस्टेबिलिटी में देखिए इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो P जो है वो एंटी पैरेलल टू किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस कंडीशन पे एंटी पैरेलल 180, सो cos 180 का वैल्यू -1 होता है, जिसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्लस P इंटू ई हो जाएगा, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब बात यहाँ पे है कि अगर आप इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे उस डाइपोल को ऐसे थोड़ा सा नचा के छोड़ देते तो ये ऑसिलेट ऐसे 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 ऑसिलेट करते रहता है। अब ये ऑसिलेट तो करेगा तो उस ऑसिलेशन पे उसका टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा सर? सो टाइम पीरियड का वैल्यू सिंपल ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई पीई। व्हाट इज आई? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I is moment of inertia, P is dipole moment and E is electric field। तो यहाँ पे I का वैल्यू ये लिख दीजिए। ये I का वैल्यू हम लोग कौन जानते हैं, रोटेशन में हमने पढ़ा हुआ है I का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पे इस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट से हम देखेंगे यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा आपको, अगर D है तो ये D डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। और यहाँ पे मास इसमें M है तो M इंटू आर का स्क्वायर इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंगल चार्ज। दूसरा है मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए ये है, सो फील्ड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर डाइपोल को हमने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, शॉर्ट डाइपोल के बारे में हम जनरली बात कर रहे हैं। सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सपोज इधर है, तो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होगा, या फिर जनरल पॉइंट में क्या होगा, तीनों चीज आपके दिमाग में रखना ही पड़ेगा। सो तीनों चीज हम यहाँ पे दिमाग में रखेंगे तो कहानी कैसे बनेगा, देखिए। अगर इस शॉर्ट डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे रखूं तो ये डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक का वैल्यू आपको आर गिवन है, बिल्कुल सही बात है। सो एट एक्सियल पॉइंट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगा, तो अब बोल सकते हैं पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इसका जो वैल्यू होगा वो के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब होने वाला है। पर अगर आप वेक्टर फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं। डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगा तो आप लिख सकते हैं पी एंड ई दोनों क्या है, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे होता है। सो दिस इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन। अब इस रिजल्टेंट डायरेक्शन पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरफ है, दैट मींस दोनों एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ये एंटी पैरेलल डाइपोल मोमेंट, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाला। ये वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे तभी ये लिख सकते हैं, माइनस साइन वेक्टर फॉर्म पे आता है। ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड हमेशा हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं देखूं किसी जनरल पॉइंट पे तो इस जनरल पॉइंट में क्या होगा, के पी डिवाइड बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 को स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें समझने वाली एक और बात भी है। हमने एक्चुअली क्या करा, यहाँ पे मान लीजिए डाइपोल है, ये कोई जनरल पॉइंट है, ये एंगल आपको थीटा गिवन है, तो आपने क्या करना है, इस डाइपोल मोमेंट को एक बार इस डायरेक्शन पे, एक बार इस डायरेक्शन पे इसको क्या कर दिया आपने, रिजोल्व कर दिया। तो इस डायरेक्शन पे रिजोल्व करेंगे तो पी कॉस थीटा बनेगा, और इस डायरेक्शन पे रिजोल्व करेंगे तो ये पी साइन थीटा बनेगा भाई। तो पी कॉस थीटा के लिए वो पॉइंट जो है वो एक्सियल पॉइंट है, और पी साइन थीटा के लिए ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इसके लिए इधर होगा, और रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन पे होगा, और वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात, कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम पोटेंशियल का बात करें, सो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा, पोटेंशियल तो वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो वहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, क्योंकि एक पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो इस हिसाब से 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, पी साइन वाले का जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो परपेंडिकुलर के लिए तो पॉइंट बाइसेक्टर हो जाता है, सो बाइसेक्टर के लिए पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। बट अगर ये इस वाले के लिए देखा जाए, पी कॉस थीटा के लिए, ये हो जाएगा आपको एक्सियल पॉइंट। सो सिंपल सिंपल बात है, के पी कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे भी लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, पी डॉट आर, आर यहाँ पे आप लिख दिए, आर अगर यहाँ पे लिख देंगे तो इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, और ये डॉट प्रोडक्ट इसीलिए लिए क्योंकि ये कॉस आ रहा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीन्स ऊपर नीचे मैंने आर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभार ऐसे सवाल आता है, बट ये जनरली कभी कभार जो भी सवाल आएगा वो जेई में आया हुआ है, सवाल आता है, अब इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्या होगा, एंगल। यहाँ पे एंगल जो है, ये एंगल जो बना रहा था, यहाँ पे जो रिजल्टेंट एंगल बन रहा था इसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं, और अल्फा का वैल्यू जो है tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। लाइन ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल ज्योमेट्रीज अपन देखेंगे, तो ये हो गया आपके लिए चार्ज, यहाँ पे चार्ज, ये लाइन जो है वो ऐसे निकलती हुए जा रहा है, ऐसे निकलती हुए जाए, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में घुसेगा, यही तो होता है। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी, टर्मिनेट टू नेगेटिव और इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट आपको क्या दिखा देगा कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट देख लिया। दूसरा, ये कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखिएगा, इसके ऊपर सवाल भी पूछा जा सकता है। नेबर फॉर्म ए क्लोज लूप, मीन्स यहाँ पे ये जो टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स, इसको याद रखना पड़ेगा बेटा। सो #YRH याद रखना है तुम्हें, बात समझ में आ रहा है। ये तो ब्रदर्स बॉक्स बोल सकते हैं या केटी सर बॉक्स, बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये बॉक्स में आपको दिमाग में रखना ही रखना पड़ेगा, किसी भी हालत में ये रखना ही है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। डेंसिटी ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है डेंसिटी ऑफ लाइंस भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 कूलम है, तो यहाँ पे आपने बोला कि 4 ऐसे लाइंस जो है वो निकल रहे हैं। अगर 2 कूलम होगा तो इसमें 8 लाइंस जो है, 8 लाइंस यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अब जरा देखिए डेंसिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। सो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा कंडक्टर से परपेंडिकुलर ही होता है। मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, और यहाँ पे बोल सकते हैं ये 90 डिग्री में है। कहानी समझ में आ रहा है। सो परपेंडिकुलर टू ये सरफेस होगा कंडक्टर के सरफेस में, या फिर आप बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल पोटेंशियल, मींस आपके पास एक पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इन सारे पॉइंट्स के जो है ये पॉइंट 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 में क्या हो रहा है, ये सारे में पोटेंशियल बराबर होते हैं, इस सबको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मेड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट राइट एंगल। जैसे आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं, प्लेनर हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होते हैं, वो सर्विकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। लाइन चार्जेस के लिए वो सिलेंड्रिकल होते हैं। अगर इनफाइनाइट चार्ज होंगे, बहुत दूर पे है चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे सीधा सीधा प्लेनर आप बोल सकते हैं, इनफाइनाइट चार्ज के लिए ये होगा। सो वर्क डन is zero in displacing a charge from an equipotential surface. Suppose आपके पास, ये आप जानते हैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ, ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप ले जाना चाहते हैं, तो इसमें वर्क डन का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ मींस पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुआ, और वर्क डन का वैल्यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। कंडक्टिंग बॉडीज एक्ट्स एज इक्विपोटेंशियल रीजन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड कंडक्टर 0 होता है, दैट इज व्हाई। यहाँ पे देखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, V इज कांस्टेंट, दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रीजन है। यही चीज मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आप चीज को समझना है बेटा। आगे बढ़े, चलो जी। नेक्स्ट हमारे लिए फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स हम लोग गॉस थ्योरम भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, ये E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds जो है वो आप बोल सकते हैं यहाँ पे एरिया होगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये अगर E कांस्टेंट होगा तो ये होने वाला है, E वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट हम लोग करने वाले हैं। गॉस लॉ क्या होता है, ये एप्लीकेबल ओनली टू क्लोज सरफेसेस, क्लोज सरफेसेस के लिए क्या होगा, ये वैलिड होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं गॉस थ्योरम यही है, तो यहाँ पे फ्लक्स का जो वैल्यू है वो असलियत में चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं, और ये वैल्यू आप जानते हैं ये फ्लक्स का वैल्यू होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होगा, अगर गॉस थ्योरम देखा जाए तो फ्लक्स जो यहाँ पे निकलेगा वो क्या है, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्रुशियल पार्ट ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मीन्स अगर आपके पास एक गॉसियन सरफेस हो है, ये वाला गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे आपने चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे रखे हुए चार्ज Q2, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे होते हैं, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड
ये चार्ज और ये चार्ज दोनों चार्ज के लिए, इनसाइड एंड आउटसाइड मैटर नहीं करता, टोटल चार्ज के लिए होगा। यही चीज आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस फॉर्मूला। सो आप बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। बट क्यू एनक्लोज्ड, ये जो क्यू एनक्लोज लिखा हुआ है वो स्ट्रिक्टली आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एनक्लोज सरफेस के अंदर है बेटा। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको समझना पड़ेगा ये चीज। ये बड़ा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर मैंने सबसे पहले लिया हुआ है। क्लास 12 का चैप्टर मैं पहले ऑब्वियसली लूंगा क्योंकि वेटेज भी ज्यादा है। साथ साथ में बड़े चैप्टर पहले निपटा के अपन खुश हो जाएंगे, क्योंकि बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ग्राफ, यहाँ पे देखेंगे ग्राफ देखेंगे, फील्ड के पोटेंशियल, ये सारे चीजें देखने वाले हैं। आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर हो गया मान लीजिए, या शेल बोल सकते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें चार्ज सप्लाई करते हैं तो चार्ज जो भी है वो सारे के सारे सरफेस में रिसाइड कर जाते हैं, सो दैट अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाए, इसीलिए इसको शेल भी कहा जा सकता है। सो अगर अपन बोले कि ये आर, स्मॉल आर का वैल्यू जो है आर से बड़ा है, मीन्स आउटसाइड में होगा, आउटसाइड द सरफेस अगर देखा जाए तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू याद दिमाग में रखिएगा, चाहे वो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो। अगर आउटसाइड द स्फीयर देख रहे होते तो ये क्या होता है, पूरा स्फीयर को एक पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता है, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। मींस इस पूरा का पूरा स्फीयर को चार्ज मान लिया और यहाँ पे प्लेस्ड है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने आर लिया हुआ है, सो ये जो भी है पॉइंट चार्ज के जैसा ही होने वाला है, पोटेंशियल भी वैसे ही होगा। अगर भीतर में होगा तो उस कंडीशन पे यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, बट पोटेंशियल सरफेस में जितना होगा उसमें उतना ही होने वाला है। सो ये कांस्टेंट होगा यहाँ यहाँ यहाँ। इसीलिए तो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले, प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बोल रहा था ना कंडक्टिंग बॉडीज जो है वो क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल रीजन होते हैं बेटा। आइए यहाँ पे देखिए, इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो है वो आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा। अंदर पे जीरो है तो ये, सॉरी ये नहीं आने वाला है ना, ये नहीं आता है। यहाँ से शुरू होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये यहाँ से शुरू होने वाला है, ठीक है, ये नहीं आने वाला है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे आने वाला है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो ये इसके लिए होगा, कंडक्टिंग के लिए होगा। पोटेंशियल में यहाँ पे कांस्टेंट होता है और इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। बात समझ में आ रहा है? ये चीज दिमाग में रखना है। नेक्स्ट नॉन कंडक्टिंग होगा। सो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज देते हैं तो आप जैसे प्लेस करेंगे वैसे ही होगा। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो बाहर में हमने जैसे बोला था, चाहे वो यहाँ पे कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, हमेशा पॉइंट चार्ज जैसा ही होने वाला है। और इसमें पोटेंशियल जो भी है वो भी पॉइंट चार्ज जैसा ही होने वाला है, क्योंकि आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर को हम लोग एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ही समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं जोन अंदर का बात करूं तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होता है और उसका वैल्यू जो होता है वो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू होने वाला है। ये लीनियर रिलेशन है बेटा। बट अगर पोटेंशियल का बात करें तो ये पोटेंशियल अलग तरीके से होता है। यहाँ पे पैराबोला होता है और फिर हाइपरबोला भी हो जाता है, चीज में दिमाग में रखना पड़ेगा। सो ये देखिए यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाई टू आर क्यूब, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एट द सेंटर अगर आर का वैल्यू, ये आर जो है वो सेंटर से इसका दूरी है, यहाँ पे डिस्टेंस है मान लीजिए, इस पॉइंट पे आर का वैल्यू अगर जीरो ले लिया जाए तो ये पूरा कट जाएगा, के क्यू आर बचेगा, के क्यू डिवाइड बाई आर और मल्टीप्लाइड बाई 1.5 हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सेंटर में जो पोटेंशियल है वो सरफेस के 1.5 टाइम्स होता है। सो ये ग्राफ में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ये ग्राफ ऐसे होता है। तो ये पैराबोलिक होगा, यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक है, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया, हाइपरबोला जैसा हो गया। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है, ये पैराबोला हो गया और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या है, लीनियर है। ये देखिए यहाँ पे लीनियर है, जीरो टू आर तक ये लीनियर होगा। ये स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे दिख रहा होता है और फिर ये ऐसे जाएगा। ये ग्राफ आपके दिमाग में रखना है बेटा। ये तो आप जानते ही है ऐसे ग्राफ कैसे आने वाला है ना। इसके जैसा नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाला कहानी भी ऐसे ही जाता है। ठीक है जी, बढ़ते आगे नेक्स्ट। इनफाइनाइट ज्योमेट्री अगर होगा, जैसे सिलेंडर हो गया या फिर सीट्स हो गया, तो उस कंडीशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है ये आप चीज देख लीजिए। यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है, इस चार्ज में जो ये कंडक्टिंग चार्ज हो रहा है, ये कंडक्टिंग सिलेंडर हो गया, तो इसके आउटर सरफेस में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे और इसके वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर ऐसे जाने वाला है ना। इसमें दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया गया। तो ये सिचुएशन आपको समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर पे ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं और ये कंडक्टर भी है, सो इनसाइड ये जीरो हो जाएगा।
आउटसाइड में जो क्या होगा, वो आउटसाइड में इस वाले को एक थिन माना जाता है, एक वायर जैसा माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। इनफाइनाइट सेट में आगे देखेंगे दो टाइप का होता है, एक नॉन कंडक्टिंग होता है। सो नॉन कंडक्टिंग में होगा तो इस नॉन कंडक्टिंग के अंदर पे ऐसे बोल सकते हैं, ये एक नॉन कंडक्टिंग, इसमें अंदर में एक ही लेयर होता है, जिसके वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लेयर का होगा। बट अगर कंडक्टिंग सेट होता है, इसमें जितना भी आप चार्ज दे दो, क्यू दे दो, तो ये दोनों साइड में चले जाते हैं, और इस कंडक्टिंग में क्या हो जाएगा, इस एक लेयर के लिए अगर इतना होगा तो इस लेयर के लिए भी हो जाएगा, आपको ऐसे देख सकते हैं 2 डिवाइड बाई सिग्मा नॉट, इस वाले के लिए भी इस डायरेक्शन पे हो जाएगा प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दो लेयर के लिए होता है। दिस इज फॉर सिंगल लेयर, एक लेयर होगा तो ये है, ये होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज देखा जाए, जस्ट आउटसाइड, मींस आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास ऐसे एक कंडक्टर है मान लीजिए, इसके जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो आप ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है? इन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पूरा का पूरा सारे चार्जेस के लिए हो रहा है, सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए नहीं है, पूरा का पूरा जितना भी है वो सारे के लिए यहाँ पे होने वाला है, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेशर जो होता है उसका भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाया गया है। प्रेशर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से अब इसको देख लीजिए। पर यहाँ पे आप बोल सकते हैं सिग्मा जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर इनवर्सली, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दिमाग में आपको कहीं ना कहीं से रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एनर्जी जो पार्ट है वो अब देख लीजिए, ये लास्ट पार्ट ही होता है। सेल्फ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल द शेल इटसेल्फ। तो अगर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होगा तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, नॉन कंडक्टिंग सेल होगा तो उसके लिए 3/5 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई r। अब यहाँ पे ये कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, इसका सेल्फ एनर्जी क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक्चुअली ये जो एनर्जी है, सेल्फ एनर्जी है, ये स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड जैसा ही स्टोर होता है। मींस अगर आपके पास ऐसे स्फेरिकल शेल है तो आउटसाइड में जो एनर्जी होगा, जितना आउटसाइड में एनर्जी स्टोर्ड होने वाला है इसके आउटसाइड में, तो वो एनर्जी ये वाला होता है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। चाहे ये कंडक्टिंग हो चाहे ये नॉन कंडक्टिंग हो, इसके आउटसाइड में इतना एनर्जी स्टोर होता है। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा, ये एनर्जी प्लस अंदर का एनर्जी, यहां से अंदर का एनर्जी भी तो कुछ होगा, तो अब यहां पे समझ सकते हैं इसके अंदर में 0 टू r में जो एनर्जी होगा वो इससे ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, इससे ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि इससे ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस हाफ कर दीजिए, इसके ऊपर नीचे 2 कर दीजिए, इसके ऊपर नीचे 5 कर दीजिए, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा 1/10 हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं भाई कि अंदर पे इसका क्या एनर्जी होगा, वो 1 डिवाइडेड बाई 10 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। बिल्कुल समझ में आता है? हाँ जी सर। अगर शेयरिंग ऑफ चार्ज देखा जाए, मीन्स आपके पास दो बड़े बड़े स्फेयर होंगे, कंडक्टिंग स्फेयर होंगे, उन पे आपके पास चार्ज भी है, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, ये चार्ज जो भी है वो सरफेस में ही है, ठीक है जी। आपने कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से क्या होना है, चार्ज फ्लो होना चालू होता है। अब बात कहाँ पे है सर, चार्ज किससे फ्लो करेगा, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के साइड में फ्लो करता है। अब बात यहाँ पे है कि ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे देखिए चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल पोटेंशियल इक्वेट्स, मींस अब V कॉमन आपको यहाँ पे निकलने वाला है। अब ये चार्ज का जो रेशियो है वो कैसे आएगा जी, चार्ज का रेशियो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और यहाँ पे Q2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, मींस इसका Q1 R1 के प्रोपोर्शनल है, Q2 R2 के प्रोपोर्शनल होगा। सर ये कहाँ से आता है, आपको मैं बता दूं, आपने जाना है स्फेरिकल कंडक्टर के नाम सुने हो में, हम लोग कैपेसिटेंस का जो V वैल्यू पढ़े थे वो हमने पढ़ा था, ये वाला, ये आपको इस चैप्टर के बाद आपको मिलने वाला है C। Q मीन्स व्हाट, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। C तो भाई साहब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, V तो जो है वही कॉमन होने वाला है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, सिंपल सिंपल बातें हैं। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो आप बोल सकते हैं चार्ज का जो रेशियो होने वाला है आफ्टर दिस, फाइनल चार्ज का ये रेशियो होगा Q1 डिवाइड बाय Q2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जितना बड़ा होगा उतना चार्ज ज्यादा यहाँ पे होल्ड करने वाला है, इसी को तो कैपेसिटेंस कहते हैं ना यार।
नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, इसके ऊपर सवाल भी आया हुआ है 21 पे आया था शायद। सो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 का जो वैल्यू मतलब चार्ज डेंसिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर ये आया कैसे है? तो सिग्मा का वैल्यू क्या होता है यार? क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये आप बोल सकते हैं ये आर है, ये आर है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। मीन्स क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर है तो इधर आर लिख दीजिए और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट करेगा, नलिफाई कर से नहीं सकता, इस 1/r हो जाएगा। सो क्यू सिग्मा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता भी है। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको समझना है ये वाला। सो ये लास्ट पार्ट होता है इसमें थ्योरी में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, अर्थिंग। सो अर्थिंग में क्या होगा, इसमें कोर कॉन्सेप्ट, व्हेन कनेक्टेड टू अर्थ, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो हमने यहाँ पे जीरो माना है। सो देयरफॉर स्फीयर का भी पोटेंशियल यहाँ पे क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है आफ्टर अर्थिंग। क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं अर्थ को हमने कंडक्टर जैसा मान रहे हैं। अर्थ अगर कंडक्टर है तो दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल तो बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर होगा मीन्स जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कहाँ से आ गया? चलो देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? एक कंडक्टर ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल आपने रखा हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल को रखते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऐसे 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 जो भी है चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये न्यूट्रल होगा तो एक्चुअली होता क्या है, ये चार्ज का पोटेंशियल आफ्टर अर्थिंग जीरो होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इनिशियल कंडीशन पे अगर मैं देखूं यहाँ पे ये क्यू है, यहाँ पे ये क्यू रखे हुए, यहाँ पे आप देखिए ऐसे 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 निगेटिव चार्ज हो गया, इसमें ऐसे 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 ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर आपने अर्थिंग कर दिया तो उस कंडीशन पे इसका जो भी पोटेंशियल था इसके वजह से पॉजिटिव रहा होगा। तो अगर ये पॉजिटिव रहा है तो इस पॉजिटिव को जीरो बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स इसका चार्ज अर्थ से फ्लो करना चालू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये फ्लो करेगा, या फिर इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे के सारे अर्थ पे फ्लो कर जाएगा, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल एक तो पहले तो पॉजिटिव था और दूसरा अभी ये वाला इसके लिए निगेटिव भी हो जाएगा। तो ये होता है अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, दोनों का एक हो जाएगा, जीरो होना पड़ेगा। अब पहला स्टेप में क्या होगा, आपने क्या करना है, इसका पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, मींस इस वाले इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके सेंटर में आप लगा दीजिए जीरो। तो इसके लिए पोटेंशियल, ये डिस्टेंस कितना है, डी है, तो आप यहाँ पे पॉइंट पे लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई डी ऑब्वियसली। और ये चार्ज अपन मान लेते हैं अर्थिंग करने के बाद इसका चार्ज क्यू प्राइम है, जिसके वजह से यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस के क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई सेंटर पे इसका रेडियस ऑब्वियसली, तो ये एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब हुआ क्या भाई साहब, इसका वैल्यू जो है के कट जाएगा, क्यू प्राइम का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपको इधर से क्यू डिवाइडेड बाई डी मीन्स आर डिवाइडेड बाई डी, बट साथ में माइनस आने वाला है, तो ये दिमाग में आपको रख लेना है बस। ये देखिए फाइनल चार्ज इंड्यूस जो होगा मतलब बचेगा जो, वो कितना होने वाला है, माइनस क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई डी। सो ये ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे कवर करा हुआ है, सारे के सारे एक एंड एक मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया। ये कोई शॉर्ट नोट्स टाइप का नहीं है, पूरा आप डिटेल लेक्चर बोल सकते हैं। यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे रिवाइज करा और अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आप रेडी है ना? एक एक सवाल आपको करना है, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को सॉल्व करिए, उसके बाद अब इसका थोड़ा फास्ट करके देखिए आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन को देखिए, बढ़िया तरीके से आपको समझना है, या फिर मेरे साथ भी आप इसमें जुड़ सकते हैं, मेरे साथ में सॉल्व करूंगा, आप भी करते जाइए, फिर आंसर को मैच करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे नहीं होता है स्टडी विथ मी वाला कहानी। तो बच्चों चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे समझते हैं, देखिए फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज q प्लेस्ड ऑन x एक्सिस। यहाँ पे आपको एक एक्सिस में q दिया हुआ है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, आपको बोला इसमें नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पे q है। सो ये आपको डिस्टेंस r दिया हुआ है, ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको √2r होने वाला है, ये समझते हैं, यहाँ पे √2r होने वाला है बिल्कुल। नेट फोर्स आपको निकालना है, सो ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा। यहाँ पे देखिए ये r होगा, ये r होगा, तो ये एंगल भी 45 होने वाला है, सो ये एंगल भी 45 ही होगा। तो इसका इधर से कंपोनेंट रिजोल्व कीजिए, इसका इधर से कंपोनेंट रिजोल्व कीजिए, ये इधर से e cos 45 मिलने वाला है, यहाँ पे भी e cos 45 है, दैट मीन्स 2e cos 45 आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, मीन्स एक का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो भी है उसको मैंने ऐसे ही पकड़ लिया। सो e का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मीन्स अब यहाँ पे √2r हो जाएगा, सो √2r का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे वैल्यू आएगा, मीन्स आप लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2r का स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले में डाल दीजिए, मतलब यहाँ पे जो भी नेट निकालना होगा तो ये नेट का वैल्यू जो होएगा वो कितना होएगा भाई, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। और cos 45 का वैल्यू 1/2, बिल्कुल सही। 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, सो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे सब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका आंसर क्या है देखते हैं। सो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 इंटू आर का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। सो ये वाला तो भाई साहब ऐसे एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 4√2 नहीं दिख रहा है, तो क्या आंसर गलत हो गया? नहीं। ऊपर में √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपका हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। सो यहाँ से जो भी ऑप्शन होगा वो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है भाई, पहले वाला ऑप्शन है, फर्स्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिनियर चार्ज आपको दिख रहा होता है। सो लिनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ हाफ रिंग वेरीज विथ इतना, ये वाला दिया हुआ है। इसका जो आपको लेमडा दिया हुआ है, दैट लेमडा आपको वेरी कर रहा है cos थीटा के ऊपर। फाइंड टोटल चार्ज इन द रिंग। सो आपने क्या करना है, थीटा पे जाना है। यहाँ से आपने थीटा पे गया और एक छोटा सा स्ट्रिप काट दी, ये वाला स्ट्रिप आपने काट दिया। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो डीएल होगा, और डीएल का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आर है और ये डी थीटा आपने लिया हुआ है कि नहीं, छोटा सा आपने स्ट्रिप काटा हुआ है क्योंकि इसका वेरिएबल नजर आ रहा है। सो आर इंटू डी थीटा बोल दीजिए इसको। ठीक है जी सर, हमने आर इंटू डी थीटा बोले हुए। अगर ये आर इंटू डी थीटा बोले हुए तो इसका जो चार्ज होगा, सो डी क्यू स्मॉल डी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लेमडा इंटू डीएल। लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस लेमडा के साथ डीएल को मल्टीप्लाई करना है। लेमडा का वैल्यू होगा लेमडा नॉट कॉस थीटा, डीएल का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आर इंटू डी थीटा। सो ये हो गया आपके लिए डी क्यू। जस्ट इंटीग्रेट, यू विल गेट योर आंसर। कैसे होगा, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर लीजिए। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक करें, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए। सो 0 से पाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेमडा नॉट इंटू आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस सॉरी साइन थीटा होगा। सो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा लेमडा नॉट इंटू आर साइन थीटा। वैल्यू कितना होगा, 0 से पाई। साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, सो आंसर इज 0। ओ हो, इतना कुछ करने के बाद आंसर 0 आ रहा है, क्या करे क्या करे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? इसमें कोई गड़बड़ है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू इक्वल पॉइंट चार्ज ए एंड बी आर डिस्टेंस अपार्ट, आपको याद दिया हुआ है। Third point charge are placed on perpendicular bisector at a distance x from the center will experience maximum electrostatic force when, जब x का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। ऐसे दो चार्ज पार्टिकल है ना, इसमें क्या बोला, इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सोचे यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, और ये हो गया आपके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे r डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसके लिए यहाँ पे फोर्स जो लगने वाला है वो इस डायरेक्शन पे लगेगा। ये एंगल थीटा होगा तो ये ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा ही होने वाला है। इसके लिए आप देखेंगे तो इधर वाला फोर्स ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही होने वाला है। सो इधर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग क्या होगा, इधर से आपने cos थीटा देखा, इधर से आपने cos थीटा देखा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। ऊपर की तरफ आपका आएगा f sin थीटा, बिल्कुल मल्टीप्लाइड बाई 2, काई को मल्टीप्लाइड बाई 2 भाई, क्योंकि दोनों है। सो आपको नेट फोर्स यहाँ पे मिल गया है 2f sin थीटा। बिल्कुल सही बात है। f का वैल्यू कितना होना है भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो आपको यहाँ पे लेना है। सो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि आर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आने वाला है। ठीक है जी। सो यहाँ पे भी जो भी आएगा वो हो जाएगा आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाइड बाई, ये कहाँ कहाँ नहीं आ गया, हाँ जी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखिए साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा मीन्स ये थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। सो दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस आपने यहाँ पे x डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब इसको अपन लिख सकते हैं के क्यू क्यू एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 3 डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल सही बात है। अब नीचे आपने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है। अब ये जो फोर्स है उस फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं पता है,
डिफरेंशिएट करिए इसको, इस पूरा इक्वेशन को डिफरेंशिएट के फॉर मैक्सिमा इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, df अपन dx इक्वल टू 0। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये शॉर्ट चीज बता देता हूं। हमने थोड़ी देर पहले, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इस रिंग के लिए यहाँ पे हमने पढ़ा था के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें r इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट टू में मिला था। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? r डिवाइडेड बाई रूट टू में मिला हुआ है। सो r डिवाइडेड बाई रूट टू, r ये है, इसका डिवाइडेड बाई रूट टू आ रहा है। कहानी समझ में आता है कि नहीं आता है? जी हाँ। सो इस वाले केस में भी आप देख लीजिए, ये सारे फॉर्मेट एक जैसा है, तो इसका मतलब आपको हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू आर के जगह पे r डिवाइडेड बाई 2 होगा। r के जगह पे कौन होगा? r डिवाइडेड बाई, सो r डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट टू, दैट मीन्स r डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ये मेरे लिए शॉर्टकट है, क्योंकि मैंने एक आंसर दूसरे पे अप्लाई करा। भाई साहब क्या करा मैंने? एक आंसर दूसरे में किया, क्योंकि बार बार दोबारा करना थोड़ी है यार, एक जैसा आया फटाक से इसको कर लेना, ये दिमाग में आपको रहना पड़ेगा। ये बेटा आप नीट देने वाले हो, आपको दिमाग में ये सब रहना पड़ेगा, और आप नीट नहीं री नीट देने वाले हो। बात समझ में आ रहा है? डबल चांस। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये वाला वैल्यू आएगा। सो इसके लिए आंसर नंबर फर्स्ट होने वाला है। अब बात मैं एक को बता दूं, ये चीज अगर आपको डाउट हो रहा है, सो अब इसको डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू 0 करें, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, यही आंसर आने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ जी, यहाँ पे देखिए 5 चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यूज यहाँ पे प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन, साइड आपको ए दिया हुआ है। द फोर्स ऑन क्यू विच इज प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड, ओ पे यहाँ पे प्लेस किया गया। ठीक है जी, आपको इसमें फोर्स निकालना है। सो ये आपने देखा पॉलीगॉन है, बात समझ में आ रहा है? पेंटागन है, सॉरी पेंटागन है, ये पॉलीगॉन ऑब्वियसली है, पेंटागन है। यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इस माइनस क्यू को मैंने क्या लिख सकता है? माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू लिख सकते हैं। इसमें इस वाले पॉइंट पे क्या होना चाहिए? माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। तो मैं माइनस 2q प्लस क्यू लिख दूं तो कहानी मेरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात है सर, आप तो भाई साहब बुद्धि लगा दिए पूरा अच्छे से। यस, मैंने यहाँ पे -2q एंड q, बाकी सब में q है, बाकी सब में क्या है? q है। इस पॉजिटिव q के लिए इसके सेंट्रॉइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वैसे भी 0 होने वाला है। मैंने यहाँ पे -2q इसीलिए लिया क्योंकि इसमें चार्ज का वैल्यू -q होना चाहिए। सो इस -2 के लिए सिर्फ आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो। सो ये माइनस है तो इधर डाल दो, ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, आप फोर्स निकालना है, तो इस डायरेक्शन पे होने वाला है, ये अट्रैक्टिव होगा ऑब्वियसली। तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो F निकाल लीजिए, और वो क्या हो जाएगा इसमें 2O से E की तरफ होने वाला है। फोर्स का वैल्यू है सिंपल 2Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपको दिया हुआ है R का स्क्वायर। ऑब्वियस बात है, ये आप समझ सकते हैं, 2K नॉट अलॉन्ग OE। सो ये वाला आपके आंसर आने वाला है, ये वाला। बात समझ में आ रहा है क्या? शॉर्ट तरीके से हमने ये दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया भाई साहब, ये प्रो ट्रिक्स है। क्या लगाया मैंने? प्रो ट्रिक लगाया। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बढ़िया तरीके से आप क्या कीजिए, इसी पॉइंट पे -2q प्लस q लगा दीजिए। तो इस पॉइंट का q जो है वो -q जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और इसी q को हम ये पॉजिटिव q के लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। रेगुलर है, सारे पॉइंट में ऐसे ही होता है, हम जानते हैं, जैसे सर्कल में भी होता है, रिंग में भी होता है। लेकिन ये -2q के लिए यहाँ पे अगर आप फोर्स निकाल लेंगे, वही तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा मेरे भाइयों। आने समझ में आ रहा है? इजीएस्ट तरीका। Figure shows electrostatic lines of forces which pattern is incorrect, which pattern is incorrect और which pattern और patterns। ये तो करेक्ट है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव से निकलते हैं, ऐसे भी हो सकता है, इससे यूनिफॉर्म होता है। ये क्लोज लूप कभी नहीं बनता है, इंटरसेक्ट कभी नहीं करता, दैट इज सीन टू डी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी से आ रहा है, किससे आ रहा है? प्रॉपर्टी से आ रहा है बेटा। प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रखना है, ऐसे टेबल बनाया था ना, वही वाला चीजें आपको, थियोरेटिकल चीजें आपको यहाँ पे दिमाग में रखना ही रखना है ना, तो चीजें जो है वो आ जाता है। ये सवाल जो है फाइंड फ्लक्स, यहाँ पे इस वाले जो गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस आपको r दिया हुआ है, सो इसमें फ्लक्स निकालना है। आपको बोला कि यहाँ पे एक रॉड है, ये रॉड आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है? एक रॉड है। इस रॉड का लेमडा आपको दिया हुआ है, मतलब इतना चार्ज पर कूलम आपको दिया हुआ है। अब इसमें फ्लक्स कैसे निकालेगा? इसका मतलब हम लोग फ्लक्स का वैल्यू क्या जानते हैं? Q enclosed डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है, Q enclosed डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आपको समझ में आना है। तो इस वाले पार्ट में कितना चार्ज है वो आपको निकालना है। सो इस वाले पार्ट में कितना चार्ज है कैसे निकालेंगे भाई? सो आप सबसे पहले देखिए, यहां से टोटल लेंथ कितना है, उस लेंथ को
लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ पे आपको ट्राइंगल मिल जाता है, ये वाला ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये वाला एक तो ट्राइंगल मिला हुआ है। सो ये दिस इज आर और ये हो गया आपके लिए r/2। ऑब्वियस बात है ये एंगल 30 डिग्री होने वाला है, ठीक है, या फिर पाइथागोरस के हिसाब से इसका डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, बट 30 डिग्री आपको पता चल गया। ये एंगल आप निकाल सकते हैं 30 डिग्री, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस का वैल्यू है 30। सो इसका कंपोनेंट इधर निकाल लीजिए, r cos 30। r cos 30 एक का है, डबल हो जाएगा। सो d का जो वैल्यू है वो 2 इंटू r cos 30 का मतलब √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 गेट्स कैंसल्ड आउट। सो √3 मल्टीप्लाइड बाई r हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि इसका लेंथ जो है वो √3r हो जाएगा और इसके साथ लेमडा मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यहाँ पे समझ में आ जाएगा q एनक्लोज्ड का जो वैल्यू है वो √3 मल्टीप्लाइड बाई r इंटू लेमडा। सो बस फ्लक्स हो गया, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा √3r लेमडा डिवाइडेड बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। निकाल लो, हो गया। कौन सा है? ये वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाई 2 करा तो है अपन, ठीक है जी। आगे बढ़ते आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिशिएंट कंडीशन फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। ये थ्योरी देख लीजिए, यहाँ पे थ्योरी वाला टाइप का सवाल है। यहाँ पे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एवरीवेयर ऑन द सरफेस। ये नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, ऐसे होगा तो काम नहीं चलने वाला है। नेट टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज specified. If net total charge outside the surface is specified, only the location of each point of charge the surface is specified. कौन सा होना चाहिए फ्लक्स का वैल्यू निकालने के लिए? सो फ्लक्स के वैल्यू निकालने के लिए सफिशिएंट कंडीशन इनसाइड में, इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द सरफेस टोटल चार्ज का वैल्यू क्या है वो अगर आपको पता चल जाए तो बड़ा ही आसानी से ये कर सकते हैं। ये भाई साहब प्रॉपर थ्योरी है, एनसीईआरटी का ही है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी दिमाग लगाने वाला सवाल है, ये दिमाग लगाएंगे भाई, ठीक है ना जी। चलो, फिगर shows a closed surface which intersect a conducting sphere. If a positive charge is placed at a point P, the net flux of the electric field through the closed surface means यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन से क्लोज सरफेस आपको दिख रहा है बेटा, और ये आपके लिए कंडक्टर है, ये आपके लिए क्या है? कंडक्टर है। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक चार्ज P रख दिया आपने, इस P के लिए इसमें क्या होगा? कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस होने वाला है। सो अपन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक कंडक्टर है, यहाँ पे आपने P रखा हुआ है। सो ये पॉजिटिव चार्ज है जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ऑब्वियस बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब जरा देखो, यहाँ पे आपने क्या करा, ये जो भी स्फेयर वगैरह हमने देखा हुआ है, ये वाला पार्ट है, इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव, तो एनक्लोज चार्ज जो है वो कितना हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? सो अगर ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव रहने वाले हैं। सो विल बी क्या है? नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? विल बी क्या होगा? नेगेटिव होने वाला है इसका फ्लक्स का वैल्यू। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था भाई साहब। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखिए अगेन ये वाला बेहतरीन सवाल है, एक एक बेहतरीन सवाल में लेके आया हूं बेटा। You were given two concentric charged conducting spheres, radii r1 and r2 दिया हुआ है, such that r1 is greater than r2, having charge q1 and q2 respectively, uniformly distributed over its surface. Calculate E and V at point V whose distance from the center is rv as shown in figure. ये आपको फिगर दिया हुआ है, मीन्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे एक छोटा सा और एक बड़ा सा हुआ, इसमें जो वैल्यू है वो वहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको r2 दिया हुआ है, R2 है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें आपको R1 दिया हुआ है, इसमें आपने Q1 दिया हुआ है, इसमें आपने Q2 दिया हुआ है। आपको क्या बोला? इस पॉइंट पे ये RB जो है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पे जीरो हो जाएगा, इसके अंदर के वजह से, ये इस बड़े वाले चार्ज के वजह से क्या हो जाएगा? बड़े वाले स्फीयर की वजह से जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड शेल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है, हम जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बचने वाला है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा सिर्फ और सिर्फ S2 के लिए, और S2 के लिए जस्ट आउटसाइड है, सो KQ2 डिवाइडेड बाई आपको छोटा RB जो है वो R का स्क्वायर लगा देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, बढ़िया लगा सर, आ गया है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे इसके लिए आ रहा है, ये वाले पार्ट तो आपको आ ही रहा है ना, Q2 दिखा रहा है, हम लोग को समझ में आ गया। इसमें पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? पोटेंशियल जो इसके लिए जस्ट आउटसाइड वाला सिचुएशन आएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VS1 के लिए प्लस VS2 के लिए आएगा, इसके लिए आउटसाइड वाला पॉइंट
और इसके लिए इनसाइड वाला पॉइंट, एक सेकंड, दूसरा वाला आउटसाइड होगा, है ना। सो ये 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो इसके लिए आपको इनसाइड वाला सिचुएशन आपको आ जाएगा। इसके लिए Q2 के लिए बाहर, सो Q2 के लिए बाहर हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई R। इस वाले के लिए अंदर जो इनसाइड स्फेयर पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस में जितना होता है उतना होता है, दैट मींस KQ1 डिवाइडेड बाई R1 होगा। बिल्कुल सही बात है। सो यहां से देखिए ये सिचुएशन आपको आ रहा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो सिंपल है, लंबा सवाल है, देखने में डर लगता है, बट आपको डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। Figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? ये सब चीजें जब आता है ना, बच्चे का दिमाग हिल जाता है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, पास पास है, यहाँ पे दूर दूर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2। इस वाले नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऐसे, इसमें लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू ऐसे। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, दैट मींस इधर वाला फोर्स, इस साइड में जो फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा, इस साइड में कम होगा। सिंपल हो गया ये वाला सिचुएशन। डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये नहीं होने वाला है। डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये भी नहीं होने वाला है। डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ये होने वाला है। और ये अपवर्ड तो होगा भी नहीं। दैट मींस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि उसमें लेफ्ट डायरेक्शन पे फोर्स लगने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पे देखिए, सपोज a region of space has uniform electric field directed towards right shown below, which statement is true? यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पे हम लोग एक इधर देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ऐसे, तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V2 होगा। हम लोग हमेशा जानते हैं V पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सो ये आपका V1 जो है वो ग्रेटर है V2 से। बिल्कुल सही बात है, ये समझ में आना चाहिए। सो पोटेंशियल एट A इक्वल टू पोटेंशियल एट B, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सीन बनेगा। पोटेंशियल ऑल द पॉइंट द लोकेशन इज सेम, नहीं, क्योंकि पोटेंशियल A इज इक्वल टू B एंड ग्रेटर देन C होगा क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट A एंड B आर इक्वल एंड पोटेंशियल एट C इज हायर, नो, ये भी नहीं होगा। पोटेंशियल एट A एंड B आर इक्वल एंड पोटेंशियल एट C इज लोअर देन पोटेंशियल, यस, ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, पोटेंशियल A इज द हाईएस्ट, ये वाला नहीं होने वाला, ये दिमाग में रखना है आपको। ये समझ में आ गया, स्टेटमेंट वाला सवाल भी है, ये बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अपन कर रहे होते हैं। इफ नेट चार्ज इज गिवन टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तब क्या होगा, ये चीज भी देख लेते हैं। इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द वॉल्यूम, नहीं, मतलब क्या बोला है, एक यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है ना, सॉलिड कंडक्टर, इसमें चार्ज आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे इधर बाहर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो ये तो ऐसे ही यूनिफॉर्मली हो जाएगा, लेकिन एक बात और भी है कि अगर यहाँ पे कहीं पे चार्ज वगैरह हो जाता है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ये चीज आपको देखना है। इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम तो नहीं होगा, ये सरफेस में होगा, आउटर सरफेस में। मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, ये अच्छा एक तौर पे देखा जाए तो ठीक है, बट अभी तक करेक्ट नहीं है। मस्ट बोला है तो थोड़ा सा संदेहजनक हो गया क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन वुड डिपेंड ऑन वेदर अदर चार्जेस आर प्रेजेंट और नॉट। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये ही होगा हमारा करेक्ट। सो ये डिपेंड करता है दूसरा चार्ज है या नहीं। अगर होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, लेकिन मास्ट तो नहीं है भाई साहब। मैं होता तो कहानी समझते, लेकिन मास्ट वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। PQ, two concentric metallic shells. If P is positively charged and Q is earth, then अगर Q को हम लोग अर्थ कर रहे हैं देन क्या होगा। इसमें डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, चार्ज डेंसिटी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन P एंड Q यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड P इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द P Q इज जीरो। अच्छा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा जब आप अर्थिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं। यहाँ पे आपने Q दिया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पे Q दिया हुआ है, ये हो गया आपके लिए P, ये हो गया आपके लिए Q। सो इस P यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे प्लस Q होता, लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आर्ट कर लिए, इसे आर्ट कर लिया। जब आर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे तो काई खत्म हो गया, ये तो
ये सारे के सारे बाहर हो जाएगा, खत्म, फील्ड खत्म। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होंगे वो ऐसे है, बट ये यूनिफॉर्म तो नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? यूनिफॉर्म तो नहीं है ना? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, ये तो हम बोल नहीं सकते। चार्ज डेंसिटी ऑन क्यू इज सेम, नहीं, चार्ज डेंसिटी कैसे सेम हो जाएगा? क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है ना बेटा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड पी इज जीरो, इनसाइड पी इज जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले सिचुएशन पे देखा जाए, इस वाले पॉइंट पे, तो इसका क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, मीन्स जो भी आपका यहाँ पे आर होगा सो आर पी होगा, इसके लिए माइनस के क्यू आर क्यू होने वाला है। सो ऑब्वियसली ये तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आर क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा है, तो जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्यू, आउटसाइड क्यू इज जीरो, मीन्स बाहर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये बात तो सही है, क्योंकि इसके लिए आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई बाहर का आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए भी आप देख सकते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम देखेंगे, सो के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को नॉलिफाई करके जीरो बना देना है। क्या बना देना है? जीरो बना देना है। हालांकि आर्थिंग होगा तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी नहीं जाता, ये भी दिमाग में आप रख सकते हैं, लेकिन हमने इस चीज को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है। इनसाइड में पोटेंशियल का वैल्यू कैसे होगा, ये सारी चीजें हमने निकाल निकाल के करा है। आप समझ सकते हैं ये थ्योरी टाइप का चीजें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको होना चाहिए। 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर and charge q are mixed together to form a big drop. The ratio of surface charge density of each small drop to big drop. So इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, सवाल तो मजा आ जाएगा भाई। आपके पास ऐसे एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है, इस ड्रॉप में आपने चार्ज क्यू लिए हुए, ठीक है जी। आपने एक बड़ा सा ड्रॉप लिया, ये छोटा सा ड्रॉप है, एक बड़ा सा ड्रॉप है, 64 ड्रॉप्स यहाँ पे आते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो सेम होगा ना, वॉल्यूम कंजर्वेशन, इसका 64 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये कट जाएगा, आर का वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला है 4 स्मॉल आर। हमें चार्ज डेंसिटी का रेशियो चाहिए, तो इनिशियली चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो होगा, ये दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका टोटल चार्ज देखिए, यहाँ पे 64 है, तो 64 Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4 स्मॉल आर का टोटल स्क्वायर। क्यू क्यू कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर मीन 16 काटेगा, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स आप बोल सकते हो दिस वन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सिंपल बेटा, ये पेंडुलम के एक सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आप इसको समझना पड़ेगा, बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व करने वाले, काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉल ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, द टाइम पीरियड एज कंपेयर्ड टू देन व्हेन इट वाज अनचार्ज। जब ये अनचार्ज था तब टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी होता था। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ दे दिया, सो आप यहाँ पे पेंडुलम में क्या बोल सकते हैं, पेंडुलम में mg नीचे आता है, ऊपर की तरफ फोर्स इंटू ई आता है, दैट मीन्स q इंटू ई। तो यहाँ पे अगर आप g इफेक्टिव का बात करें तो क्या होगा बेटा, सो नीचे g ऊपर की तरफ ये है, दैट मीन्स माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। दिस इज द g इफेक्टिव। g इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, g मतलब रिजल्टेंट नंबर को निकालना होता है। सो t प्राइम का जो वैल्यू होगा वो 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। सो 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई एम, बिल्कुल सही बात है सर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट जो है डिक्रीज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्वियस बात है इंक्रीज हो जाएगा। सो टाइम जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा होने वाला है, तो ये आपको दिमाग में रख ही लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, ये रख लेना है, ये इंक्रीज हो रहा है, सो इट विल बी मोर। बात समझे, इसमें ज्यादा है, पहले अनचार्ज में जितना था उससे काफी ज्यादा होगा जब चार्ज आप डाल देंगे। ठीक है जी, इसको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, two charged spherical conductor of radius r1 and r2 connected by an wire, then ratio of their surface charge densities। तो हमारे लिए ये देखिए नीट 21 में आया हुआ है, और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी है। यहाँ पे ये पूरा पार्ट लिखा, पार्ट 2 पेज नंबर इतना, आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ पे आपके पास दो स्फेरिकल है जिसका R1 एंड R2 है, इन दोनों को हमने यहाँ पे कनेक्ट करा। थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। सो ये R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया। चार्ज डेंसिटी जो है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसीलिए हम लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, दैट मींस सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इक्वल टू R2 डिवाइड बाय रफ्तार में हो गया भाई साहब, क्योंकि मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है।
ऑलरेडी बढ़ा दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे सवाल समझ सकते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तब भी हम निकाल सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई Q2 का जो वैल्यू है वो R1 डिवाइडेड बाई R2 होता है, ये बिल्कुल हम सब जानते हैं। इसमें सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई R का स्क्वायर होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो ये बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो कहानी ये समझ में आ रहा है, ये R लिख दीजिए, यहाँ पे R स्क्वायर कट जाएगा, फिर बचेगा 1 बाई R। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो आपने समझ लिया। ठीक है जी भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Two charges A and B having charge Q and minus Q respectively are placed certain distance apart. Force acting between them is F. ठीक है जी। If 25% charge of A transferred to B, then force between charges become. मीन्स आपके पास ऐसे एक चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल है, बिल्कुल सही बात है। एक में प्लस क्यू है, दूसरे में माइनस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको कुछ दिया हुआ है। सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो भी है, आपने फोर्स आ रहा होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑब्वियसली आर का स्क्वायर। देखिए के सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू का स्क्वायर। ये इनिशियल कहानी है। व्हाट अबाउट दिस कि अगर आपने 25% चार्ज ट्रांसफर कर लिया, मींस इनिशियली यहाँ पे सब टोटल था 25% कम हो जाएगा तो 75.75 क्यू बचेगा। यहाँ पे वही बात है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज 0.25 ऐड कर देंगे, देन आपको माइनस 0.75 आपको मिलने वाला है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? यहां से चार्ज उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, सो प्लस क्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा ना, तो दोनों में चार्ज का वैल्यू इतना हो रहा है। दैट मीन्स एफ प्राइम का जो वैल्यू होगा वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 क्यू और इसका वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 क्यू, क्योंकि 0.75 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 डिवाइडेड बाई 16 क्यू स्क्वायर के बराबर। और क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है? एफ हो रहा है। सो सिंपल सिंपल बात है, एफ प्राइम का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 16 एफ। तो बच्चों ये स्टेटमेंट सवाल देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको नीट 18 में आया हुआ था, इसको देख ले। चलो, सो स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिक्रीजेज एज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज में अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? आर का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा, ये तो हम समझ में आ गया। ठीक है जी, ये तो करेक्ट हो गया। Statement 2, work done in moving a test charge from one point to another point in electric field is independent of path taken between the points. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लिए हुए, टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, नाच नाच के जाओ, किसी से भी जाओ, तो ये वर्क डन का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। सो देखिए ये इंडिपेंडेंट है, ये सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या होता है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। भाई सब समझ में आ रहा है? तो ये भी स्टेटमेंट आपको करेक्ट नजर आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन, अच्छा ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला है तो ये नहीं होने वाला है। ये एक्सप्लेनेशन जो है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हमें समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है कि आर इंक्रीज करेंगे सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता तो ये होता। तो अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था तो ये इसके बारे में अगर बात किया जाता तो अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहानी समझ में आया? तो नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे भी ये नीट 15 में आया हुआ है। पोटेंशियल इन द रीजन इज एक्सप्रेस्ड V इज इक्वल टू 6xy माइनस y प्लस 2yz। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है एट पॉइंट इतना। सो इसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे सिंपल सिंपल बातें हम जानते हैं। यहाँ पे डावा v अपन डावा x i कैप प्लस डावा v अपन डावा y j कैप प्लस डावा v अपन डावा z k कैप। तो ये 3D में आ रहा है तो ये अपन सीधा ऐसे करेंगे। इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक एक करके अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो मैं एक ही लाइन पे निकाल सकता बट इसको अलग अलग करके निकाल लेते हैं। ये पूरा इक्वेशन को अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियल डिफरेंस, तो y आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सो 6y हो जाएगा इसका आंसर। अगर डावा भी अपन डावा y करेंगे तो सब में y है, देखिए तो पहले वाले में 6x, दूसरे वाले में -1, तीसरे वाले में आ जाएगा +2z। बिल्कुल सही बात है। डावा भी अपन डावा z का अगर वैल्यू देखा जाए सो सिर्फ z इसमें है तो अपन लिख सकते हैं z वाले टर्म को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है। बिल्कुल सही, 2y होगा। इसका वैल्यू होगा पॉइंट्स में पुट करने के बाद, यहाँ पे वैल्यू कितना होने वाला है? 1। इसका वैल्यू हो जाएगा 6। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 1 6 माइनस दिस 5 और यहाँ पे तो 0 हो रहा है सो 5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इसका वैल्यू 2 आने वाला है, सो दैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ से अगर मैं लिखूं
माइनस मेरे को 6i प्लस 5j प्लस 2k नजर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? बात समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. What is the potential of the bigger drop? क्या पोटेंशियल रहा होगा बिगर ड्रॉप का, आपको बताना है। पहली बात तो 27 है, तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? वॉल्यूम आपने कंजर्व कर लिया, यहाँ पे पाई आर क्यूब होने वाला है, 4 पाई इसे कट जाएगा। आर का जो वैल्यू आने वाला है बेटा वो 3r आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। आपको पोटेंशियल के बारे में बात करा, अगर आपके पास एक ड्रॉप है, इसका पोटेंशियल का वैल्यू होता है इतना, सो के क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर हो जाएगा, और इसका ही वैल्यू आपको 220 वोल्ट दे रखा है। व्हाट अबाउट वी प्राइम? सो वी प्राइम का वैल्यू हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई, मींस क्यू प्राइम होगा डिवाइडेड बाई आर, ऑब्वियस बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं के क्यू का वैल्यू कितना होगा बेटा 27, आर का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा 3r, ये हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 220, दैट मींस आप लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाइड बाई 220 वोल्ट। दैट मींस यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें से ये वाला करेक्ट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। ये 2021 में आया हुआ है, अगेन टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, आपको समझना पड़ेगा बेटा। बेटा यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है, इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको समझना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से देखिए। ए कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल हैज थिनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। If the surface charge density near the hole is sigma, then electric field in the hole क्या होने वाला है? आपको क्या बोला, यहाँ पे एक स्फीयर है, इस जो यहाँ पे आपने देखा ये एक स्फीयर होगा, यहाँ से एक पोर्शन जो है उसको कट दिया गया है। अगर इस पोर्शन को कट दिया जाता है तो उस कंडीशन पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे ये देखिए डेंसिटी नियर द होल, यहाँ पे जो स्फीयर होगा तो हर जगह पे डेंसिटी तो उतना ही होने वाला है, तो इस वाले पॉइंट में डेंसिटी का वैल्यू इतना दिया हुआ है। ठीक है जी, तो देखिए ये वाला पार्ट तो कट दिया है, तो इस वाला काट देगा तो इसमें सिग्मा आपको दिया हुआ है, सिग्मा क्या हो गया आपको गिवन है, सिग्मा आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये जो एक टुकड़ा है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये डिस्क, इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक डिस्क जैसा मान लेते हैं। ठीक है जी, इस डिस्क में आप बोलिए पॉजिटिव चार्जेस ऐसे है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज होगा, तो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये होता है कि नहीं होता है, हम बताओ कि सिंगल लेयर ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे हम लोग क्या जानते हैं, जस्ट आउटसाइड, क्या बोलते हैं, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक या कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो ऐसे होने वाला, सॉरी यहाँ पे सिंगल ऐसे होने वाला है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल समझ में आता है, हाँ जी। अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो जस्ट होल वाला पार्ट है, इस होल पे ये वाला रीजन अपन समझ लेते हैं, ये होल वाला पार्ट है, इस पूरा का पूरा पार्ट में सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये जो होल वाला पार्ट डिस्क जो हटाए थे उसके वजह से यहाँ पे इतना पोर्शन के लिए एक आएगा जिसको हम लोग ई डी बोलेंगे, और ये जो पार्ट होगा इस पार्ट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बोलेंगे, तो रेस्ट पार्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्क प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है नेट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला जो वैल्यू है वो डिस्क सिंगल लेयर है, पतला सा लेयर होगा, इसके जस्ट आउटसाइड देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाई दिस प्लस ई आर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इस जो रेस्ट पार्ट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऑब्वियसली बाहर की तरफ आपको देखने को मिल रहा होता है। दैट मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे होल को हटा देंगे, इस होल को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे एक होल पोर्शन बचेगा, ये पॉइंट बचेगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब के लिए आने वाला है कि नहीं, बताओ यार, बिल्कुल आने वाला है। तो सबके लिए आने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन पे आपको नजर आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे देखा हुआ है, सो हम लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स करेक्ट। बात समझ में आ रहा है, क्लियरली आपको समझ में आया, ये आ गया भाई साहब।
यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसका आपने क्यूआर कोड आपको दिया हुआ है, सो इसको स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डीपीपीज, क्लास नोट्स, ये आपको फुल लेंथ टेस्ट, सारे इन्फॉर्मेशन, अपडेट, एवरीथिंग वहाँ पे रहने वाला है। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। डीवी वगैरह मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं लिंक, इस लिंक में आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, या फिर स्कैन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को। ठीक है जी, जो भी है यहाँ पे आप समझ सारे क्लास नोट्स, डीपीपी, फॉर्मूला शीट्स, अपडेट, सारे चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। अब अपना मेडिकल कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज पहुंचना है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है कि नहीं। हम एक साथ सफर तय करने वाले हैं। यहाँ पे ऑपरेशन रीनी 2026 में ये लेक्चर आज खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं, बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करे, वो पूरा चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से पढ़े हुए हैं। बाकी कहानी आपका क्या है, जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करा इसको देखिए, बेहतरीन सवाल है था। और भी मैं आपको और भी क्वेश्चंस जो है होमवर्क आपको दे देता हूँ, आप बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी भैया, आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए उतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।